गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो नहीं आए थे या किसी कारणवश जिन बच्चों ने फर्स्ट लेसन जो है रीडिंग नहीं की थी, आज मैं उसको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ। इस पूरे लेसन के दौरान हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक्स रहेगा, टॉपिक जो हमारा वो है विकास। उसके बाद में विकास और विकास के साथ साथ विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। उसके बाद में हमारा टॉपिक आय और अन्य संसाधन। थर्ड जो है वो है राष्ट्रीय विकास। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना। इसके साथ साथ सार्वजनिक सुविधाएं और विकास की धारणीयता। तो ये जो इस लेसन के दौरान हमारे जो है मुख्य टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले हम जो इसके मेन टॉपिक है, मुख्य जो पॉइंट्स होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। विकास की हम बात करें तो विकास क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो विकास की जो स्थिति होती है उसको किस रूप में देखा जाता है? उसको देखा जाता है किसी भी समाज में, कोई भी जो समाज है, समाज को उन्नति की ओर बढ़ रही, कोई भी जो समाज है उसमें विभिन्न प्रकार की वो प्रगतिशील रहता है, उन्नति की ओर बढ़ता है, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको क्या बोला जाता है? विकास कहा जाता है। अब इस उन्नति की ओर बढ़ते हुए इसके अंदर कुछ सामाजिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं वही वास्तविकता में क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और ये परिवर्तन चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो या फिर अन्य प्रकार से कोई भी परिवर्तन है और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। अब आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक आय है, वो किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसके अंदर वृद्धि होना। राष्ट्रीय आय में वृद्धि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है और जो कोई भी जो देश है वो आर्थिक रूप से क्या होता है? समृद्ध होता है या मजबूत होता है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा आर्थिक विकास कहलाएगा। राष्ट्रीय आय की यदि हम चर्चा करें
तो किसी भी देश की जो कुल आय होती है उसको हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। अब राष्ट्रीय जो आय होती है उसमें विभिन्न प्रकार से उत्पादित वस्तुओं, एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं कि जो कुल मूल्य होता है, उसका कुल जो मूल्य होता है, और इसके अंदर विदेश से प्राप्त हमारे नागरिकों के द्वारा या विभिन्न साधनों की आय जो होती है उसको भी इसके अंदर जोड़ा जाता है। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में के जो कुल मूल्य को साथ में इसमें विदेश से प्राप्त जो आय होती है उसको जोड़ दिया जाता है, क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब राष्ट्रीय आय की यदि हम बात करें तो विश्व बैंक और इसके साथ साथ UNDP के द्वारा विकास की अलग अलग जो परिमाप होते हैं। विश्व बैंक जो है किसी व्यक्ति विशेष में जो है प्रति व्यक्ति आय पर किसी देश की राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाता है, और इसके अलावा जो UNDP है वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ अन्य प्रकार के संसाधन जो होते हैं, जैसे शिक्षा से स्वास्थ्य संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, इसकी इन तथ्यों को भी वो क्या है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो दोनों के जो मापन की तरीके हैं किसी भी देश की आय के, वो क्या है अलग अलग है। तो राष्ट्रीय आय, इसके बाद में हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें। प्रति व्यक्ति आय और औसत आय दोनों क्या होती है, एक ही होती है। किसी भी देश या राज्य या किसी भी क्षेत्र में कुल जो आय होती है, देश की कुल जो आय होती है उसको हम किससे भाग देंगे, कुल जनसंख्या से। वो क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय कहलाएगी। दारणीयता की यदि हम बात करें, क्या होती है दारणीयता, तो दारणीयता उसमें उसको कहा जाता है जिसमें ऐसी प्रक्रियाएं होती है या ऐसी क्रियाशील प्रगति जिससे बिना किसी जो संसाधनों का नुकसान पहुंचाए भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई विकास किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, धारणीयता विकास कहा जाता है या फिर धारणीयता कहा जाता है। यानी उत्पादन को बढ़ाना और किसको, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। भविष्य को देखते हुए किसी भी उत्पादन को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, धारणीयता विकास कहलाता है। यानी सीमित मात्रा में किन्हीं वस्तुओं का यदि हम उपयोग करते हैं और उन संसाधनों का सीमित तौर से प्रयोग करते हैं ताकि भविष्य के अंदर उन संसाधनों को हम प्रयोग कर सकें और साथ साथ जो है रिसाइकिल बिन या फिर उसका पुनः उत्पादन भी किया जा सके, तो इस प्रकार से किया गया विकास क्या है, धारणीयता कहलाता है। सार्वजनिक सुविधाओं की यदि हम बात करें, तो सार्वजनिक सुविधाएं, विकास के लिए जो सार्वजनिक सुविधाएं होती है वो भी आय या फिर किसी भी देश की आय या फिर प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसके अंदर वृद्धि करती है। आय में क्या करती है, ये वृद्धि करती है। और सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती है जो आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए या सभी समुदायों के लिए प्रयोग में की जाती है। और इन जैसे हम यदि बात करें औसत आय की या फिर प्रति व्यक्ति आय की, तो उसके अंदर वृद्धि होना, और कई ऐसे राज्य हैं जहां जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, अधिक है,
जैसे हम बात करें केरल की, केरल की जो औसत आय में क्या है काफ़ी अधिक है, लेकिन वहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो क्या थोड़ी कम है। इसका यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय अधिक होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है शिक्षा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो क्या है, कौन सा है, केरल है। और सबसे कम साक्षरता अधिक है इसकी, कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। और बिहार में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है, बिल्कुल कम है। तो ये थे हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब हम मुख्य अंशों में उनकी भी चर्चा करते हैं जो किसी भी विकास से संबंधित हो या फिर देश की राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से वो वृद्धि करते हैं। एक देश की दूसरे देश में किस प्रकार तुलना की जाती है, एक व्यक्ति का जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके जो लक्ष्य होते हैं उनके अलग अलग होते हैं, आय भी उनकी क्या है, अलग अलग होती है, किस कारण होता है ऐसा। तो विकास में जो हमने आर्थिक, सामाजिक तौर से, आध्यात्मिक और मस्तिष्क संबंधी परिवर्तनों पर जो है जोर दिया था, यानी विकास जो है इन सभी क्षेत्रों के अंदर परिवर्तन लाता है। लोगों के विकास के जो लक्ष्य होते हैं, विकास के जो लोगों के लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि सभी की जो विकास की स्थिति होती है वो एक जैसी नहीं होती, उनकी आय जो होते हैं उनकी एक जैसी नहीं होती। इसका हम एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो जैसे हमने केरल की बात की, तो केरल में शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं क्या है, अधिक है। वहाँ पे साक्षरता जो दर है वो अधिक है। बिहार में साक्षरता दर कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे कम है, इसके लिए वहाँ पे राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय या औसत आय भी उनकी क्या है, कम है। और इस प्रकार उनके लक्ष्य भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है, वहाँ रह रहे उस क्षेत्र में संबंधित भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती है या उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन मौजूद होते हैं, उस पर निर्भर करता है। जैसे हम उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा आय वाले जो राज्य है वो कौन से हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों के अंदर क्या है, गेहूं का जो उत्पादन होता है या अन्य प्रकार के फसलों का जो उत्पादन होता है वो अन्य मध्य प्रदेश के साथ साथ जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं उनकी अपेक्षा अधिक होता है। तो पंजाब, हरियाणा जो है इसके अंदर सबसे अधिक उत्पादित वाले राज्य है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है अनाज का उत्पादन या फसलों का जो उत्पादन है वो कम होता है, लेकिन फिर भी उनकी आय के जो अन्य संसाधन हैं, जैसे हम बात करें झारखंड और छत्तीसगढ़ की, तो उन क्षेत्रों में क्या है, यहाँ पे खनन का जो काम है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे खनिज पदार्थों की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। तो जिनके पास छोटी भूमि है वाले जो किसान हैं वो भी यहाँ पे क्या है, समृद्ध किसान के तौर पर माने जाते हैं। उनकी आय उन भूमि क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर करती है। उसके बाद में किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसको हम आर्थिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों की तुलना करने के लिए भी महत्वपूर्ण समझी जाती है। क्या, राष्ट्रीय आय, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी क्या है, एक क्षेत्र की किसी दूसरे क्षेत्र से यदि हम तुलना करते हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति आय भी एक क्या है, महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण जो है भूमिका उसमें निभाता है। और जो उन दोनों की प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी तुलना करता है, दो राज्यों की, दो क्षेत्रों की राष्ट्रीय आय क्षेत्रीय आय के अंदर वृद्धि करना और इसके साथ साथ दोनों के अंदर अंतर मालूम करना,
वो भी क्या है, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से किया जाता है। देश के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, और इसलिए उन वस्तुओं का जो उत्पादन है वो भी क्या है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों पर निर्भर करता है। अब कोई भी जो क्षेत्र है वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है वो किस प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं। जैसे हम बात करें पश्चिमी राज्य की, भारत के पश्चिमी जो राज्य है कौन सा है, राजस्थान। तो राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है वो क्या है, सूखा है। अब यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती, इसके साथ साथ सिंचाई का साधन नहीं है, इसलिए उत्पादन क्या है यहाँ पे कम होता है। वहीं पे हमने जैसे छत्तीसगढ़ और बिहार की झारखंड की बात की, तो वहाँ पे छोटे किसान हैं, फिर भी क्या है वहाँ पे अधिक खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है और वहाँ की आय जो है वो अलग अलग होती है। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की हमने चर्चा की, तो उसमें भी क्या है, विभिन्न राज्यों की उत्पादन की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, और प्रति व्यक्ति आय भी क्या है उनके हिसाब से अलग अलग समझी जाती है। अब जिन राष्ट्रों की आमदनी अधिक होती है, जिन राष्ट्रों की जो आय होती है वो राष्ट्रीय आय अधिक हो, उनको क्या बोला जाता है, उनको विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। जिनकी आय कम होती है वो या तो अलग विकसित देशों के अंदर आते हैं, और जिनकी आय जो है मध्यम होती है या औसत रूप से मानी जाती है उनको क्या है, विकासशील देशों के अंदर देश जो है वो समझा जाता है। अब अलग अलग राष्ट्रों की तुलना करने के लिए आय जो है मुख्य रूप से उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि किसी भी देश की आय जो होती है वो वहाँ की प्रचलित जो मुद्रा होती है या प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। इसके लिए क्योंकि हर जो देश है उनकी देशों की जो जनसंख्या है वो क्या है, अलग अलग है। उनकी जनसंख्या अलग है, क्षेत्रफल भी क्या है उसका अलग अलग है, वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं वो भी क्या है, अलग अलग है। इसलिए प्रत्येक देश की जनसंख्या अलग अलग होने के कारण जो है तुलना करने के लिए जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, उपयुक्त नहीं मानी जाती। विश्व बैंक की यदि हम रिपोर्ट की बात चर्चा करें, अब विश्व बैंक रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2013 के अकॉर्डिंग जो है $12,376 से अधिक थी, उन्हें क्या है समृद्ध देश माना गया था। लेकिन जिनकी आय $1,045 जिसकी जो है आय थी, उनको क्या है अल्प विकसित देश के रूप में रखा गया था। तो इन्हें क्या है, इस प्रकार जो दोनों देशों की जो आय है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए राष्ट्रीय जो आय है वो क्या है, भिन्न भिन्न मानी जाती है। अब भारत के अंदर गरीब व्यक्ति उनको समझा जाता है जो दैनिक आवश्यकता की वो पूर्ति नहीं कर पाता, जिसके पास खाने के लिए या जीवन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों खाना, रहना और जो शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित रोटी कपड़ा और मकान जिसको पूर्णतः प्राप्त नहीं होता वो गरीब माने जाते हैं। लेकिन जो विकसित देश है उसके अंदर किसी व्यक्ति को गरीब जो कार नहीं रख पाता, जिसके पास कार नहीं है वो क्या है, गरीब माना जाता है। अब भारत के अंदर कार रखने वाले जो लोग होते हैं वो क्या है, समृद्ध में आते हैं, यानी समृद्ध लोगों के अंदर आते हैं। जबकि बाहर देश में कार रखने वाले लोगों को क्या समझा जाता है, जो है गरीब समझा जाता है। तो इस प्रकार हर राज्य, हर देश जो देश होते हैं उनकी राष्ट्रीय आय क्या है, अलग अलग होती है।
तो इसके लिए विभिन्न देशों की जो तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय जो होती है उसको प्रमुख नहीं समझा जाता। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसी देशों की तुलना में जो है शैक्षिक जो सूचक होते हैं, शैक्षिक सूचकांक क्या होते हैं? किसी भी व्यक्तियों से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सूचकांक बोला जाता है। इसके साथ साथ शैक्षिक, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सभी जो सुविधाएं जिस व्यक्ति विशेष के पास होती है वो क्या है? गरीब नहीं माना जाता, वो पूर्णतः समृद्ध माना जाता है। ऐसे ही जो आधार है वो क्या है? किसी भी देश के लिए माना जाएगा। विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं आय के रूप में जो प्रति व्यक्ति आय है उसके अंदर भी वो वृद्धि करती है। अब क्योंकि जैसे हम महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति आय जो है वो केरल की अपेक्षा क्या है? केरल के औसत आय से क्या है? अधिक है, लेकिन वहां पे सार्वजनिक सुविधाएं केरल से क्या है? नीचे है। तो क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या है? केरल के अंदर है जो है अधिक है, लेकिन वहां की प्रति व्यक्ति आय केरल की अपेक्षा महाराष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय वो क्या है? अधिक समझी जाती है। तो इस प्रकार ये थे जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विकास से संबंधित जो मुख्य टॉपिक्स जो हमारे थे। अब यदि हम 2-3 मुख्य ऐसे टॉपिक्स है जिसकी हम चर्चा करें, जैसे मानव विकास सूचकांक में, तो सूचकांक की यदि हम गणना करते हैं, मानव विकास सूचक जो होता है और इसका माप लिया जाता है किससे? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। अब किसी व्यक्ति में जो HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, मानव विकास सूचकांक, यदि वो 0 के नज़दीक है तो वो क्या माना जाता है? गरीब माना जाता है। 0 के नज़दीक है तो वो क्या है? गरीब है। या फिर और यदि इसका सूचकांक जो है 1 के नज़दीक माना जाता है तो वो क्या माना जाता है? समृद्ध माना जाता है। तो मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट होती है वो 0 और 1 के बीच में उसका मान माना जाता है। 0 के नज़दीक होगा तो वो उतना ही गरीब होगा, 1 के नज़दीक होगा तो वो क्या है? समृद्धों की श्रेणी में आया माना जाएगा। इसके साथ साथ संभावित आयु, अब संभावित आयु क्या है? किसी भी व्यक्ति की, कोई भी जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की जन्म के समय जो औसत आयु होती है, औसत आयु को क्या बोला जाता है? संभावित आयु कहा जाता है। उसके बाद में सकल नामांकन अनुपात, जब तीनों सत्रों की हमने चर्चा की थी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सत्र के हैं, यदि हम तुलना करते हैं तो ऐसे में यदि हम प्राथमिक स्कूलों की बात करें, इसके साथ साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनके नामांकन का जो कुल योग होता है उसको क्या बोलते हैं? सकल नामांकन अनुपात कहा जाता है। यानी तीनों सत्र
स्कूल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इन तीनों का जो कुल योग होता है उसको क्या बोला जाता है? सकल नामांकन अनुपात कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय की हमने जो है पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारा था आज का विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे जो हमने इस लेसन के दौरान किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा 3rd चैप्टर, और जिस किसी बच्चे ने जो 1st चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो नहीं किए हैं वो अपने अभ्यास प्रश्न पत्रों के अलावा बुक को अच्छी प्रकार रीडिंग करें और उस रीडिंग में से जो अंडरलाइन जो क्वेश्चन होते हैं यानी जो हाईलाइट किए जो क्वेश्चन होते हैं उनको याद करें और साथ साथ में अपनी कॉपी के अंदर राइट करें। शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो अपने आप कम से कम फर्स्ट लेसन में से 25 से 30 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके साथ साथ अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करें। थैंक यू।